हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ मैं आज कल के मार्केट के अपडेट्स के बारे में कि मंडे को क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की बात करूँगा, ग्लोबल मार्केट के बारे में भी बात करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं पहले ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट फ्राइडे को निगेटिव में बंद हुआ है। हाई लेवल पे काफ़ी रेजिस्टेंस था और फिर थोड़ी पैनिक में कुछ चीज़ें न्यूज़ आ रहे थे कि ये लॉकडाउन का और बहुत सारे स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शन बढ़ रहे हैं। यूरोप में ऑलरेडी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सेकेंड वेव थर्ड वेव की बातें हो रही हैं। तो इन सब को लेकर काफ़ी सेलिंग आई थी लास्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 270 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो तीनों में सेलिंग आई है। यूएस 30, डाउ जोन्स में, एसएनपी में और नैस्डैक में, तीनों में सेलिंग आई है। तो ये दिखाता है कि स्ट्रक्चर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग का हाई लेवल पे आ रहा है। अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि एक ट्रेंड बन रहा है। ये ट्रेंड मैं दिखाऊंगा आपको, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी इसी टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ हम एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन में है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और अगर इसको हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं अगले 1-2 दिन में तो यहाँ से एक फॉल की उम्मीद है। और वो फॉल कितना आ सकता है, अराउंड 1000 से 1200 पॉइंट, 1300 पॉइंट तक का फॉल आ सकता है डाउ जोन्स में, अराउंड 3 to 4%। तो इसी तरीके से एक नॉर्मल करेक्शन, मैं नहीं कह रहा कोई बड़ा फॉल, लेकिन बड़ा फॉल भी एक छोटे मूव से स्टार्ट होता है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी एक छोटा करेक्शन ही है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है। लेकिन एक छोटा डिप अगर बनता है तो पहला आपको करीब करीब यहाँ 500 पॉइंट का डिप है और दूसरा अगर बड़ा डिप आता है तो 1300-1400 पॉइंट डाउ जोन्स में साफ हो सकता है, जो कि अराउंड 3 to 4% होगा एटलीस्ट। तो ये यूएस मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसको देख के रखिए, अगर यहाँ पे थोड़ी सी और सेलिंग आई, वीकनेस आई, क्योंकि ऑलरेडी हम हाई लेवल पे हैं तो हाई से थोड़ी बहुत सेलिंग तो बनती है। हर बार आप देखेंगे कि एक सेलिंग जो यहाँ आ रही है ऑलमोस्ट 3 to 4% की आ रही है। तो राइट नाउ हमने बस अभी 1% का फॉल दिया है हाई से, और यहाँ से भी 2-3% का फॉल और बन सकता है। तो इस पर नज़र रखिएगा। अगर ये वीकनेस दिखाता है तो आपको पता है कहाँ तक जा सकता है, काफ़ी नीचे तक इसको मूव मिल सकता है। अब हम इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्राइडे को तो हमारा मार्केट लास्ट में हर दिन की तरह ट्रेंड वही है। शुरू में थोड़ी सी वीकनेस है, डिप भी आता है, नेगेटिविटी भी रहती है, लेकिन क्लोजिंग में रिकवरी अच्छी खासी आती है। अगर आप एक्सपायरी के दिन को छोड़ दें तो मार्केट लोअर लेवल से अच्छा बाउंस हर दिन दे रहा है। और आपने देखा यहाँ पे कि रिलायंस ने अलोन 70 पॉइंट्स नीचे खींचा था। अगर रिलायंस नहीं खींचा होता तो अपना मार्केट काफ़ी अच्छा अपसाइड में था और काफ़ी सारे स्टॉक ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो वो हर स्टॉक जिसने अपने हाई को, 52 वीक हाई को टच नहीं किया है, वो 52 वीक हाई को टच करने के लिए जा रहा है। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफ़ी ओवरबॉट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी 52 वीक हाई के पास है, तो वो एक कंसोलिडेशन वाला पैटर्न बना रहे हैं। तो ये आपको देख के चलना है कि अब सभी स्टॉक्स में रेस लगी हुई है और वो स्टॉक्स कोशिश कर रहे हैं अपने हाई पे। तो उसमें आपको बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जो ये दो शेयर हैं, तो बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट हाई के पास आ गया है, लेकिन बजाज फिनसर्व में अभी भी 1000 से 1500 पॉइंट का अपसाइड बाकी है। मैं नहीं कह रहा कि एक दिन में आ जाएगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि बजाज फिनसर्व में जिस तरीके से मूव आ रहा है, मुझे लगता है कि कोशिश वही है। लेकिन जैसा इसका चार्ट है वो देख के आप डर जाएंगे कि बहुत बड़ा करेक्शन भी आ सकता है अगर थोड़ी सी भी मार्केट ने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। ऑलमोस्ट 10% 1 और 2 डेज़ में ये साफ़ कर सकता है। तो यहाँ पे आप डिप अगर मिले 5 to 10% का तो उसको बाय करिए, लेकिन आप इसको बाउंस पे मत बाय करिए। अगर आपको 3% 4% मिला, चेज़ मत करिए। बुलिश है, डिप आए 4-5% का, 8% तक का, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये गैप अप मिल रहा है 3% 4%, तो उसको चेस करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस तो नहीं टच करना है, भारतीय एयरटेल को ले सकते हैं। इसमें काफ़ी अभी अपसाइड बाकी है, आईटीसी में काफ़ी अपसाइड बाकी है। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो अभी भी अच्छे वैल्यू पे हैं, तो इनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने इंडियन इंडाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे निफ्टी का मैंने ये चार्ट बनाया, आप देख सकते हैं सेम चीज़ मैंने बनाई थी, यूएस में भी ऐसा ही बन रहा है। हाई लेवल पे हैं यहाँ पे हम, आप देख सकते हैं हाई लेवल पे हम टेस्ट कर रहे हैं। यूएस में हम लो लेवल के पैटर्न को ऊपर की तरफ टेस्ट कर रहे थे, जो कि वीक साइन है। लेकिन अपने यहाँ जो ये है काफ़ी बुलिश, मतलब इतना बुलिश मार्केट था कि ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को टच किया। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की हालत होती है कि अगर यहाँ पे आप एंटर कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप आए हैं, पहले भी डिप आए हैं। अगर यहाँ पे डिप आता भी है तो 11,600, मतलब 1200 पॉइंट का डिप आने में मुझे नहीं लगता कि मार्केट को कोई बहुत बड़ी कोताही होगी। और आप बोलोगे क्या ये एक दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा? नहीं, ये पूरे महीने तक चलेगा। जो भी ये चलेगा तो एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ तक होगा। तो मेरा सिंपल कहना ये है, अगर हम 12,990 और 13,100 के बीच में एक बार और जाते हैं और वहाँ से हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो पैटर्न ये बनेगा कि मार्केट गैप अप में खुले, हाई लेवल पे सेलिंग आए और उसके बाद वो
बड़ा डाउन, मतलब बड़ा डाउन मूव दिखाया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 100 पॉइंट गैप अप के बाद 100-150 पॉइंट का गैप डाउन, सॉरी डाउन मूव के बाद बंद हो, तो दैट इज़ द डे, वो दिन होगा जिस दिन मार्केट टॉप बनाएगा। तो अभी मेरे को लगता है एक बार और ये फंसाने के लिए हो सकता है गैप अप दे, रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न गवर्नमेंट उड़ा सकती है, कुछ भी खबरें यहाँ वहाँ से आ सकती हैं, लेकिन अगर गैप अप मिले 13,100 का, तो आप ये मान लेना सिंपल, वो गैप अप दिया गया है इसलिए क्योंकि वहाँ पे सबको निकलना है, तो वो कन्फर्मेशन टाइप से हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर गैप डाउन मिलता है तो लोग उसको फिर से बाय करेंगे जैसा नॉर्मली हो रहा है। तो अगर यहाँ से मार्केट फिर गिर जाए 100 पॉइंट 150 पॉइंट, तो फिर वहाँ से और ज़्यादा गिरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर गैप अप मिलेगा तो वो एक कन्फर्मेशन साइन हो जाएगा, अगर गैप अप वो गिव अप कर दे। तो ये चीज़ आप देखिए, 13,100 के आसपास अगर गया और वहाँ से गिव अप कर दिया 100 पॉइंट 150 पॉइंट हाई से, तो वो कन्फर्मेशन एक तरह से काफ़ी बड़ा कन्फर्मेशन होगा कि हम यहाँ से एटलीस्ट 12,200 तक का फॉल दे सकते हैं। तो उस पर नज़र रखिए और यहाँ पे मत फंसिए। लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्टॉक ठीक है, अच्छे वैल्यूड हैं, लेकिन पूरा मार्केट ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी वैल्यू पे है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो अगर बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, डाउन मूव का जो ट्रेंड है, उसको ये हिट कर रहा है। रीज़न बहुत सारे हैं बैंकों में, एनपीए, ये सब चीज़ें। अगर आपको लगता है बैंक का रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है तो बैंकों को जो ये केस चल रहा है इससे फ़ायदा मिल रहा है, इस केस को खींचने में भी बैंकों को फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि जब तक केस चलेगा तब तक उनको ये जो भी लोन्स होंगे, बैड लोन्स होंगे, इनको एनपीए नहीं दिखाना पड़ेगा। जब एनपीए फूटेगा, अगले 2 साल में घड़ा फूटेगा तो बहुत बुरा फूटेगा। आपको ही पता है कि कितने बिजनेसेस फेल हुए, कितने बिजनेस क्लोज हुए, लोगों की जॉब भी गई है। लेकिन मार्केट एक लिक्विडिटी फैक्टर को जो फैक्टर इन करके ऊपर गया है, वो बैंकों का रियल पिक्चर नहीं दिखा रहा है। तो रियल पिक्चर में आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट नाउ ये कंसोलिडेशन एरिया था बैंक का, जहाँ पे हम अभी करंटली हैं 29,490, मतलब 29,900 30,000 से लेके 28,500, ये जो 1,500 पॉइंट का लेवल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। लास्ट टाइम हम गिरते समय भी यहाँ कंसोलिडेट किए थे, उठते समय भी कर रहे हैं, और किसी भी केस में अगर 30,000 का लेवल टूटता है तो आप ये मान लीजिए मार्केट में भी अपसाइड और है, और ये मार्केट का अपसाइड जो है लिमिट तो यहाँ पे ये दिखा रही है 35,000 तक भी जा सकता है। लेकिन रीज़न होगा, मार्केट को रीज़न चाहिए होगा। लेकिन अगर किसी भी तरह से 30,000 में जा के बार बार ये कंसोलिडेशन दे रहा है, बार बार नीचे आ जा रहा है, तो फिर आप ये मान लीजिए कि ये एक सीलिंग है इसके लिए, और इस सीलिंग को ज़्यादा दिन अगर ये हिट करता रहा और ब्रेक नहीं किया तो गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक 30,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उस पर आप रेजिस्टेंस मिलेगा, सेलिंग मिलेगी। निफ्टी में 13,000, बैंक निफ्टी में 30,000, ये 2 लेवल है जिस पे आपको नज़र रखनी है मेरे हिसाब से अभी के लिए, हाल फिलहाल, क्योंकि इतनी स्टीप रैली कभी सस्टेन जल्दी नहीं होती है, तो कंसोलिडेशन यहाँ पे आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडसइंड बैंक की। तो इंडसइंड बैंक में देखिए एक चीज़ है कि हाई लेवल तो बहुत ऊपर है 2000, अब यहाँ पे हम हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी सेल करने वाला स्टॉक है। सिंपल रीज़न है कि जब लिक्विडिटी चेस करेगी तो इसको भी भगाएगी। मेरा सिंपल कहना है, एक बार मुझे ऐसा लगता है कि ये 1000 के आसपास जाएगा, एक बार जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, उसका रीज़न क्या होगा, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक को सेल साइड के लिए मैं नहीं चूज़ करूँगा, क्योंकि अभी ये स्टॉक अपने हाई पे नहीं है, क्योंकि हाई पे एक बार पहुँच जाता है तो लोग अपने आप इंटरेस्ट लोगों का खत्म हो जाता है। लेकिन इस पे नज़र बहुत जल्दी लोगों की पड़ने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब बड़े बैंकों में सेलिंग आएगी तो हो सकता है इंडसइंड पागल की तरह भागे, जिस तरीके से बजाज फिनसर्व भाग रहा है। तो अगर ये 790 का लेवल नहीं तोड़ता है नीचे की तरफ और उसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तो मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का अपसाइड इसमें किसी भी दिन स्टार्ट हो। अगर किसी भी दिन आपको ये 840 850 जाता दिख जाए तो समझ लेना अगले एक हफ्ते के अंदर ये कम से कम 20% का अपसाइड देगा। तो 840 का लेवल अपसाइड के लिए आप मार्क करके रखिए। अगर 840 850 क्रॉस करे तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट अपसाइड आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये आपको गेम प्लान होना चाहिए इंडसइंड में। और अगर 790 के नीचे आने लगे तो फिर आपको इसको शॉर्ट करना है, करिए, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे शॉर्ट पे नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक गिरेगा भी 5%, उठेगा भी 5-10%। अब एक और स्टॉक है जिसकी बात मैं करूँगा यहाँ पे, HDFC की। तो HDFC बैंक एग्जैक्टली निफ्टी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है यहाँ पे भी। अब मेरे हिसाब से ये मल्टी मंथ हाई इसने बना लिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं, एंटर करते हैं वीकली हिसाब से भी या पूरे महीने का लेके व्यू, मेरे हिसाब से बहुत अपसाइड नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 1420 1430 अपसाइड है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। लेकिन अगले 1-2 महीने HDFC बैंक में पैसे नहीं बनेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। लेकिन मेरे हिसाब से अगले 1-2 महीने, जैसे मैंने रिलायंस में जब बोला था कि 2300 2200 आ गया, निकल जाओ, अगले 1-2 महीने रिलायंस में पैसे नहीं बनेंगे। इन्फोसिस में भी सेम चीज़ बोली थी। पूरे IT सेक्टर में मैंने बोला था कंसोलिडेशन हाई लेवल पे है, निकलने का टाइम है। वही चीज़ मुझे HDFC बैंक में दिख रही है। और यहाँ पे भी मेरे को लगता है कि अब ज़्यादा अपसाइड अगले 1-2 महीने, मतलब जनवरी तक मुझे नहीं लगता ये 1450 क्रॉस करेगा। तो अगर आप यहाँ पे लेके बैठे हैं तो अगर आप कोई रिटर्न नहीं चाहते, लेकिन अगर गिरता है तो ये 1299 मतलब 1300 तक का फॉल एक बार दे सकता है।
अब टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स में मैंने शॉर्ट टर्म की बात तो नहीं करूँगा, लॉन्ग टर्म में मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगता है ये मल्टी ईयर लो बना रहा है, और मल्टी ईयर लो के बाद जो ये रिवर्सल है मेरे को लगता है ये लंबा चलने वाला है। मेरे हिसाब से एक पहला टारगेट 199 और दूसरा टारगेट आपका 270। अगले 6 महीने का अगर कोई व्यू लेके चलना चाहता है ले सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जिस तरीके से री रेटिंग हुई है उस तरीके से टाटा मोटर्स की भी हो रही है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा शेयर है, इसको हम ज़रूर अपने एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कोई भी डिप आता है लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलिए, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं पता, वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि ये काफ़ी मल्टी ईयर बॉटम बनाया है और उसके बाद जो रिवर्सल आएगा तो एटलीस्ट 199, और अगर आप 6 महीने 8 महीने रुक सकते हैं तो 270 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, जो कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 60 to 70% है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अब मैं एक डैक्स का चार्ट मैंने एनालिसिस किया, उसकी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे यूरोप में देखिए टॉप में ही है हम, तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि यूरोप बहुत कमज़ोर है, कोई कमज़ोर नहीं है। यूरोप में यहाँ पे एक डिप आया था, शार्पली बाउंस भी आया है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ये जो एरिया है, क्लस्टर जो बन रहा है आपका 13,400, तो हम ऑलमोस्ट हाई पे हैं। मेरे हिसाब से अगर किसी भी एरिया में 13,000 का लेवल डैक्स में टूटता है तो ये कन्फर्मेशन होगा कि ग्लोबल जो फंड्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। और ये एक बहुत, मैंने पहले भी बोला है कि डैक्स एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि ग्लोबल मार्केट्स में, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट में, देखिए पहले सेलिंग यूएस में आती है, फिर यूरोप में आती है, फिर इमर्जिंग मार्केट में दिखती है। तो अगर यूएस में कई बार नहीं भी दिखती है बिकॉज ऑफ ट्रंप, लेकिन यूरोप में जो सेलिंग दिखती है उसका असर एशिया में बहुत जल्दी आता है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे आपको वीकनेस दिखे 13,000 12,950 के नीचे हम आते हैं तो ये कंफर्मेशन होगा कि अगले 1-2 हफ्ते हम शायद नीचे जाएं, और यहाँ पे भी आपको सेलिंग उस हिसाब से दिखेगी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में बात करना चाहता था। आई होप आपको ये अच्छा लगा वीडियो। यूरोप और यूएस मार्केट थोड़ा निगेटिव है। डाउ जोन्स का मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। चैनल आपका अपना है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक पहुंचाइए और देखते रहिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।